गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम लोग लेक्चर नंबर 33 पे आ गए। इस लेक्चर के ठीक पहले वाला लेक्चर था 32, लेक्चर नंबर 32। तो इस लेक्चर को जो भी अभी व्यूअर्स देख रहे हैं और 32 को स्किप करके देख रहे हैं, उसको नहीं देखा है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज उसको देखने के बाद इसको देखिए। तभी आप सिंक्रोनाइज कर पाएंगे, चीजों को बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। 32 में एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको। 32 में हम लोग ने सीरीज को इंट्रोड्यूस किया था, फाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज के विषय में बात किया था कि कैसे होता है, क्या होता है। फिर उसके बाद पार्शियल सम ऑफ सीरीज की बात किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसके पीछे का, एग्जाम्पल के जरिए बताने की कोशिश किया था। फिर एक कन्वर्जेंस टेस्ट को हम लोग ने देखा था, जिसमें से कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कैसे होता है सीरीज, खास करके अपना पार्शियल सम ऑफ सीरीज कैसे वहां पे काम करता है। उस सीरीज को, जो इनिशियल सीरीज होता है, उसके विषय में प्रोडिक्शन के लिए कुछ एग्जाम्पल फिर से लिया था हम लोगों ने, उस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए। प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, उसकी मदद से क्वेश्चंस को आप अपने तरीके से आसान बना सकते हो। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात किया था और उसके शॉर्टकट मेथड की बात किया था, फार्मूला डिस्कस किया था। फिर अगर मेरे को याद आ रहा है तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की बात किया था। और हम लोग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो नेसेसरी कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस होता है किसी भी सीरीज के लिए, उसको डिस्कस किया था, उसको एक्सप्लेन किया था, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो मेरे ख्याल से एक थॉरो स्टडी पे हम लोग गए हुए थे पिछले लेक्चर में, उसको जरूर आप देखो। उसके बाद 33 पे आप आओगे तो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आप समझ में आने शुरू हो जाएंगे आपको। तो हम लोग एक बारी बस ये देख लेते हैं कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव जो आपका टर्म्स था वो क्या था। तो एक बारी बस इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो नाम से ही पता चल जा रहा है पॉजिटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है, कि अगर आपने सीरीज लिखा है तो सीरीज का हर एक टर्म जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सारे के सारे यूएन जो होने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए। अगर ये सब पॉजिटिव है ना, जहाँ पे कि एन इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinite, तो इस पूरे सीरीज को आप क्या कहते हो, आप कहते हो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स कहते हो, ठीक है ना। तो इसी के तहत हम लोग बात करने वाले हैं पी सीरीज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट की और उस पर बेस्ड क्वेश्चन की। तो अभी फिलहाल इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग को समझने के लिए अब आगे क्या मिलने वाला है। लेट मी टेक पेन। और हम लोग बात करने वाले हैं पी सीरीज टेस्ट की। आपने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जो जीपी वाला टेस्ट था, वो तो देखा ही था। यहाँ पे अब हम लोगों को एक पी सीरीज टेस्ट को समझना है, क्योंकि आने वाले अभी जो प्रॉब्लम्स है ना, उसमें ऑक्सिलरी सीरीज के रूप में हम लोग इसको यूज करेंगे, पी सीरीज टेस्ट को। तो पी सीरीज को समझने के लिए हम लोग को लेट अस कंसीडर an infinite series which may be given in the form of 1/n⁻p। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आपको मिलेगा 1 पावर p। लेट मी टू पुट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ n। 1/2 p, 1/3 p। The moment when you will change the value of n, then it will give you a new term to you along with p। तो इस तरह से आपको मिलता जा रहा है, ठीक है ना। ये एक इनफाइनाइट सीरीज है जहाँ पे कि n जो है रन कर रहा है फ्रॉम 1 to infinite। तो इस सीरीज में क्या होगा, द above series, this series is said to be convergent, said to be convergent if, now I'm going to mention a very important point, if p is greater than 1। Where is p? Where is p? Somewhere here। This is what we are getting, n raised power p। इस p की बात कर रहे हैं। तो ये p जो है ना, इफ दिस p इज ग्रेटर देन 1, अगर किसी में भी p की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो वो सीरीज कैसी सीरीज होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। साथ ही साथ इंक चेंज कर देते हैं, एंड इट विल बी, आई मीन टू से, इट मीन्स व्हाट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरीज, it will be divergent, it will be divergent if p is less than or equal to 1।
correct? If p is your strictly less than 1, then the given series will be divergent. And even if p value is equal to 1, then again it will give you a divergent series. तो ये मेरे पास दूसरा एक रिजल्ट आ गया। ये क्या कहता है कि अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी तो दोनों ही केसेस में ये डाइवर्जेंट होगा। ऑक्सीलेटरी का तो सवाल ही नहीं उठता है यहाँ पे। तो ये p सीरीज टेस्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट पे हम लोग जाएंगे तो इसकी मदद हम लोग हर बार लेंगे, इसको बुलाएंगे। बस एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दे रहे हैं कि ये पी सीरीज टेस्ट में लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 का और इक्वल टू 1 का क्या मतलब होता है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है जी। तो आप बस ऐसे समझो, यूं समझ लो कि अगर मान लो आपके पास कोई हम लोग ले लेते हैं 1/1 पावर पी ले लेते हैं, 1/2 रेज पावर पी ले लेते हैं। व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग हियर, I'm just writing the value of 1 upon n raised power p. I'm just writing the value of this quantity 1 upon n raised power p. इसकी वैल्यू को ही हम यहाँ पे एक्सपेंड करके लिख दे रहे हैं। अगर ऐसे लिखोगे तो आगे भी जाओगे, 1 upon 4 raised power p, 1 upon 5 raised power p, 1 upon 6 raised power p, 1 upon 7 raised power p, and so on. Correct? You will get infinite number of terms. So I have chosen some finite number of terms up to 7 actually it is. Correct? तो ये हम लोग को मिल जा रहा है। अब देखो, अगर हम आपसे ये पूछें कि 1/, या हम आपसे ये कह दें कि भाई साहब थोड़ी देर के लिए क्या कीजिए कि आप ये पहले वाले साहब को छोड़िए और ये एक जनाब थे, ये 2 जनाब हैं, अब इसको ठीक इसके मल्टीपल में बढ़ाइए। 1 को 2 टाइम्स किया, 2 को 2 टाइम्स करोगे तो 4 हो जाएगा, तो ये 4 टर्म्स ले लिया। ऐसे ही 4 को फिर 2 टाइम्स करोगे तो 8 टर्म्स आगे ले लोगे और ये आगे चलता जाएगा ऐसे ही, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप में ले ले रहे हैं, तो हम लोग को ये दिख रहा है कि भाई अगर केवल इसकी बात करें तो हमें ये दिख जा रहा है यहाँ से कि जो आपका 1/3 रेज पावर पी होगा वो क्या होगा। अगर हम कह दें आपको 2 रेज पावर पी और 1/3 रेज पावर पी दोनों को कंपेयर करो, तो आप जब कंपेयर करोगे तो आप पाओगे द लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू इज स्ट्रिक्टली लेस देन द राइट हैंड साइड वैल्यू। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को। क्यों नहीं दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, तो 3 रेज पावर पी भी जो होगा वो 2 रेज पावर पी से बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका रिवर्स ले लोगे, इनवर्स ले लोगे, तो इनवर्स अगर लोगे तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि अगर इसका इनवर्स ले लेंगे तो 3 रेज पावर पी का इनवर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/3 रेज पावर पी हो जाएगा। और 2 रेज पावर पी का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2 रेज पावर पी हो जाएगा। इनवर्स लेते ही ये जो आपका यहाँ पे इनइक्वालिटी का डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल जा रहा है, यहाँ से ये रिलेशन मिल जा रहा है। जो हमने लिखा था वो डायरेक्टली ऐसे ही लिख दिया, बट आपको मतलब समझ में आता होगा। अब एक्चुअली यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। तो अगर हम लोग ने देखा होगा कि ये 2 टर्म्स क्या है, तो हमें ये पता चल रहा है कि एक तो है 1/2 रेज पावर पी और दूसरा है 1/3 रेज पावर पी है, बिल्कुल सही। और ये है क्या, 1/2 रेज पावर पी अगर हम लिखते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 1/2 रेज पावर पी और प्लस 1/2 रेज पावर पी लिख दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी जो है ना, लेट मी टू राइट, क्या था यहाँ पे, 3 रेज पावर पी ये था। जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी है ना वो यहाँ पे है, ये क्वांटिटी यहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक है। इसको तो हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया 1/2 रेज पावर पी लेफ्ट हैंड साइड में, 1/2 रेज पावर पी राइट हैंड साइड में। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये क्वांटिटी और ये जो राइट हैंड साइड क्वांटिटी है उसमें अभी हम लोग ने देखा था, चेक किया था कि लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी जो है राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी से कम है। तो अगर इसके जगह पे राइट हैंड साइड में इसी क्वांटिटी को लिख देंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इक्वलिटी की साइन तो रहेगी नहीं, ये इक्वलिटी की साइन क्या हो जाएगी, स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन दिखाया है। तो अब समझ में आ गया सबको कि अगर हम चाहें तो हम स्ट्रिक्टली लेस देन करके ऐसे अरेंज कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है ना। अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे
तो ये हो जाएगा 2/2 रेज पावर पी, एलसीएम है यहाँ और यहाँ से, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 रेज पावर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिसेस, इतनी होती है। कर सकते हो आप। इसी तरीके से अब आप इन चारों को ले लीजिए। अभी हमने इन दोनों को लिया और इन दोनों को देखा कि ये दोनों क्वांटिटी जो है इस क्वांटिटी से स्ट्रिक्टली लेस देन है। इस तरह से इन चार क्वांटिटी को ले लें। वो क्या था, 1/4 पावर पी, 1/5 पावर पी, 1/6 पावर पी, 1/7 रेज पावर पी था। ठीक है ना। तो आप जब इसको देखोगे तो इसमें जो सबसे छोटी क्वांटिटी थी वो ये थी। ठीक है ना। ये एक्चुअली छोटी क्वांटिटी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 सबसे छोटा वैल्यू है, लेकिन 1/4 करोगे तो ये क्वांटिटी जो होगी 1/5 से बड़ी हो जाएगी, यानी ये बड़ी हो जाएगी। और पावर पी लोगे तो भी बड़ी हो जाएगी, तो यानी ये एक बड़ी क्वांटिटी है। तो 4 बार अगर इसको लिख दोगे तो इससे भी 1/4 पावर पी जो है वो बड़ी है, इस क्वांटिटी से भी 1/4 पावर पी बड़ी है, और इस क्वांटिटी से भी 1/4 पावर पी बड़ी है। तो हमने 4 बार 1/4 पावर पी इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें यहाँ पे इस रिलेशन को जस्टिफाई करना था। लिख दिया 4 बार। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी ये पीछे करके आ रहे हो आप, यहाँ पे पीछे यही चीज किया था। जब ये करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स एलसीएम इज व्हाट, 1/4 एच पावर पी। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखोगे 1/4 एच पावर पी माइनस 1 हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा 1/2 एच पावर 2p माइनस 1। इसी तरीके से आप आगे जाओगे तो आपको 8 नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। कहाँ पे? जहाँ पे आपने यहाँ पे रीअरेंज किया था, तो यहाँ पे मिलेगा। अगर आप फर्दर आगे लिखते बैकेट करके तो 1 2 और 2 के बाद यहाँ 4 मिला था, अब आपको 8 टर्म्स मिलता, और वो मिलता क्या, 1/8 पावर पी। बस ये दिखाने के लिए हम कर रहे हैं 1/9 पावर पी, ऐसे करके पूरे 8 टर्म्स आपको मिलते हैं। और उस सबको आप लेस देन दिखाते 1/8 रेज पावर पी, 1/8 रेज पावर पी, 1/8 रेज पावर टी, ऐसा कुल 8 टाइम्स आप करते हो वहां पे। तो अल्टीमेटली हम सीधे लिख देते हैं, इससे आपको जो सॉल्व करने पे मिलता है वो मिलता है 2 पावर पी माइनस 1। करेक्ट। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक सिंगल क्वांटिटी से हम रिप्लेस कर सकते हैं इस पूरे को। लेट मी टू चेंज द इंक। इस पूरे को एक सिंगल क्वांटिटी से रिप्लेस कर सकते हैं, और उस क्वांटिटी का नाम है 2 रेज पावर पी माइनस 1। इस पूरे क्वांटिटी को जो चार यहाँ पे अलग अलग टर्म्स हैं, उसको हम लोग 2 रेज पावर 2p माइनस 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए आपने कहीं पे किया भी है, ये साहब यहाँ पे दिख रहे हैं आपको छुप के बैठे हुए। और आगे का जो टर्म है वो अभी हम लोग ने देखा, जो 8 पार्ट्स में अलग अलग हम लोगों ने ग्रुप बना रखा था, वो यहाँ पे मिलेगा। वो आ रहा है 2 रेज पावर 2p माइनस 1। थोड़ा सा करेक्शन कर लो, 3p माइनस 1 मिल रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पे 1 पावर p तो पहले से ही था। तो अल्टीमेटली हम लोगों को जो मिल रहा है ना, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको फिर से लिखेंगे तो हम लोग को 1/1 पावर p, और यहाँ पे 1/2 रेज पावर p माइनस 1, एंड देन 1/2 रेज पावर 2p माइनस 1, और 1/2 पावर 3p माइनस 1, ये सारे टर्म मिलते जा रहे हैं। आप चाहो तो इसको सिर्फ, आप चाहो तो ये हटा के 1 लिख दो, क्योंकि बात तो एक ही है। अगर हम किसी से पूछें ये है क्या, तो आप बताओगे ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सीरीज है। और इसमें आर की वैल्यू देखोगे, आर की वैल्यू कैसे निकलती है, फर्स्ट टर्म से अगर सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं तो मिल जाता है। तो वो मिल क्या रहा है, 2 रेज पावर पी माइनस 1 मिल रहा है। पी भाई साहब आपका है क्या, ये हम लोग जो कंडीशन प्रूव करना चाह रहे हैं ना, हम लोग इसका वाला प्रूव करना चाह रहे हैं, व्हेन पी इज ग्रेटर देन 1। तो अगर पी जो है एक से बड़ा है, यहाँ पे देखो, अगर पी आपका जो है वो एक से बड़ा है, मान लो 2 है, 3 है, 4 है, तो मान लो 3 है, तो 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 आएगा। तो 2 बेस है और 2 का पावर जो है वो 2 है, तो ये 4 हो जाएगा। तो 1/4 या 1/3 कुछ भी आ रहा है, ये क्वांटिटी जो भी आएगा ना आर का, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा आपका लेस देन 1 और ग्रेटर देन माइनस 1 होगा। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आपने देखा था अभी पिछले क्लास में 32 में, कि लेक्चर नंबर 32 में, कि अगर आर की वैल्यू जो होती है -1 और +1 के बीच में होती है, तो हम लोग, या मॉड आर की वैल्यू जो होती है लेस देन 1 आती है, तो हमारा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा।
कन्वर्जेंट होगा। तो हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने इस सीरीज से शुरुआत किया था, इस सीरीज से, और ये सीरीज थी क्या, 1/n⁻p थी, ये सीरीज थी आपकी। और इस सीरीज में p हम लोग ने क्या ले रखा था, p ग्रेटर देन 1 ले रखा था। अभी देखो यहाँ पे p ग्रेटर देन 1 आपने जिक्र किया ना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p इज व्हाट, p इज ग्रेटर देन 1। अगर p ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो हम लोग को कन्वर्जेंट मिलता है सीरीज। तो देखो यहाँ पे आपने कहीं कर भी रखा है कि ये कन्वर्जेंट मिलेगा, कन्वर्जेंट। ऐसे ही आप p इक्वल टू 1 लेके देख लो और p लेस देन 1 लेके देख लो, तो आपको डाइवर्जेंस मिल जाएगा। हम बस एक बता देते हैं कि p अगर इक्वल टू 1 होता तो क्या हो जाता। तो लेट मी टू राइट हियर, व्हेन p इज इक्वल टू 1, अगर p 1 होता ना तो आपका जो सीरीज होता वो होता 1/2, 1/3। हर जगह p की जगह, हम किस सीरीज की बात कर रहे हैं मेरे भाई, हम बात कर रहे हैं इस सीरीज की, ये इस सीरीज की बात कर रहे हैं। p की जगह 1 रख दो हर जगह। तो ये आपको एक पीछे की क्लास में लेक्चर नंबर 31 देखोगे तो सेम टाइप का एक क्वेश्चन था जो काउंटर एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया था। ये डिटो वही यही क्वेश्चन था और इसका सोल्यूशन वहां नहीं बताया था। हमने कहा था कि आप इसको बाद में चल के देखेंगे। तो ये एक सीरीज आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस सीरीज में अगर आप देखोगे, ये अगर मेरे को अलाउ करोगे आप कुछ इस तरह का लिखने को कि हमने क्या किया, फर्स्ट टू टर्म्स को छोड़ दिया और इन दोनों टर्म को ले लिया, ठीक है ना। आगे अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, आगे 1/5 साहब आएंगे, 1/6 साहब आएंगे, 1/7 साहब आएंगे, 1/8 साहब आएंगे, ऐसे ही तो आएंगे। और आगे भी बहुत से टर्म मिलेंगे आपको और ये चलता जाएगा बिल्कुल अलग, 2-4 टाइम्स ऐसे करते गए। तो आप देखोगे अल्टीमेटली अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगी कि ये दोनों जो होंगे ना, ये 1/3 और इसके जगह पे अगर आप बल्कि इसको आप 1/4 कर दो और इसको 1/4 रहने दो। आप थोड़ा सा इसको क्लियर करके लिखेंगे तो समझ में आएगा। हम लोग इसको 1/4 कर रहे हैं और इसको 1/4 ही रहने देते हैं, इसको 1/4 रहने देते हैं, इसको 1/4 रहने देते हैं, ठीक है ना। अब आपसे अगर हम पूछें कि 3 और 4 में कौन बड़ा है तो आप कहोगे भाई साहब 4 बड़ा है। लेकिन जहां 1/3 करोगे ना तो ये 1/3 जो होगा 1/4 से बड़ा हो जाएगा, यानी ये क्वांटिटी जो है ये बड़ी है। यानी कि अल्टीमेटली जो हमें मिल रहा है यहाँ पे 1/4, ये साहब जो होंगे ये छोटे हो जाएंगे। ये दोनों क्वांटिटी क्या होगी, एक छोटी क्वांटिटी होगी, लेकिन वो कैसी होगी, 2/4, यानी कि 1/2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि ये पूरी संख्या जो है ना, ये 1/2 से क्या है, ये 1/2 से बड़ी है, 1/2 से बड़ी है। मेरी बात समझ में आ गई। उस तरह से अगर यहाँ पे आप जाते हो तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्वांटिटी जो है 1/8 से बड़ी है और ये क्वांटिटी भी 1/8 से बड़ी होगी, ये क्वांटिटी भी 1/8 से बड़ी होगी, ये क्वांटिटी भी 1/8 से बड़ी होगी। यानी ये पूरी क्वांटिटी अगर इनका सम ले लोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम 8 आएगा और ऊपर ऐड करोगे तो 4 आएगा। यानी 4/8 मतलब 1/2 से ये पूरी की पूरी क्वांटिटी भी जो है ना वो भी 1/2 से बड़ी है। यानी कि ये भी 1/2 से, ये कैसे बताया जाए इंच, ये क्वांटिटी भी 1/2 से बड़ी, ये क्वांटिटी भी 1/2 से बड़ी। यानी कि पूरा का पूरा जो, और ये तो 1/2 है ही है और ये 1/2 से बड़ा है ही है। पूरे के पूरे टर्म्स जो है ना, अगर हम इन सबको मिला के एक टर्म बना दें, आपको प्रॉपर्टी हमने बताया था कि जितने भी टर्म्स को चाहो आप डिलीट कर दो, जितने भी नए टर्म्स को आप इंट्रोड्यूस कर दो, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को, सीरीज के नेचर पे कोई असर नहीं पड़ता। तो हम मर्ज कर दे रहे हैं 2 3 4 उसी प्रॉपर्टी से। तो हम देख रहे हैं कि हर एक मर्ज करने के बाद जो एक नया क्वांटिटी मिल रहा है, इसको एक टर्म मान लो, इसको एक टर्म मान लो, इसको एक टर्म मान लो। तो सारी टर्म जो है एक छोटी क्वांटिटी 1/2 से बड़ी है, सारी क्वांटिटी छोटी क्वांटिटी 1/2 से बड़ी है। अगर कोई एक ऐसा सीरीज मिलता है ना, कोई एक ऐसा सीरीज मिलता है जिसके हर एक टर्म जो होते हैं किसी एक छोटे क्वांटिटी, जैसे यहाँ 1/2 है, सभी के सभी 1/2 से बड़े हैं, यानी कोई छोटा ही नहीं है। तो सब अगर उस छोटी क्वांटिटी से कोई भी हो सकता था, 1/3 हो सकता था, 1/4, हमने अभी ऊपर देखा 1/2 से सारे टर्म बड़े हैं। तो सारे टर्म अगर बड़े हैं 1/2 से, कोई इससे छोटा होने को तैयार नहीं है। तो ऐसा सीरीज कभी भी कन्वर्ज नहीं करता, ऐसा सीरीज हमेशा डाइवर्ज करता है। ये भी एक रिजल्ट है।
अगर पीछे डिस्कस किया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप अभी सीख जाइए। अगर कोई भी सीरीज के हर एक टर्म किसी एक छोटे क्वांटिटी से बड़े हैं, कोई भी वो क्वांटिटी हो सकता है, छोटी से छोटी राशि, उससे हर एक टर्म बड़ा है, तो वो सीरीज का जो सम होगा ना, वो अपने सीरीज मतलब ही सम होगा। तो वो सीरीज अपने आप में क्या होगा, वो एक डाइवर्जेंट सीरीज होगा। तो ये यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है कि सारे में 1/2 या 1/2 से बड़ा क्वांटिटी मिल रहा है, और इससे सब जो है पूरे के पूरे टर्म जो है वो बड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में तो यही है। ये कब मिला, ये p इक्वल टू 1 रखने पे मिला। कहाँ पे 1 रखने पे, ये 1 रखने पे, ये इसमें रखने पे 1 मिला, ठीक है ना। तो ये सीरीज जो है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। ये सीरीज था कौन सा, ये सीरीज ये था। तो आपको दिखाया कि p इक्वल टू 1 पे जो यहाँ पे आपने लिखा है, कैसे ये डाइवर्जेंट होता है। इस तरह से p लेस देन 1 पे आप खुद से चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से करने पे हम लोग देख रहे हैं कि पी सीरीज टेस्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। बट हम लोगों को सिर्फ रिजल्ट याद करना है कि अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट होगा। तो इसको बिल्कुल आप याद कर लेना अच्छे से, बहुत ही काम की चीज है, ये आपके आगे काम आने वाली है। इसके पहले ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हमने बताया था, एक बारी आप पीछे जाके देखिएगा लेक्चर नंबर 32, कि अगर आर की वैल्यू जो होती है -1 और +1 के बीच में होती है तो वो कन्वर्जेंट होता है, और आर की वैल्यू अगर स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल टू -1 होती है तो ऑक्सीलेटरी होता है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो डाइवर्जेंट होता है ना। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बारी आपको जाके जरूर देखना चाहिए। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आप इसको समझ पाए कि ये क्या होता है। मान लो हमारे पास दिया हुआ है 1 + 3, ये 3 मत लो आप, इसको थोड़ा सा और चेंज कर दो, हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है, 2 पावर 5, 3 पावर 5, 4 पावर 5, सो एंड सो ऑन। ये सीरीज दे दिया और आपसे कहा है डिस्कस द नेचर ऑफ दिस सीरीज। इसका नेचर डिस्कस करना है, हमें टेस्ट करना है कन्वर्जेंस को। तो अगर इसके सोल्यूशन को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि दिस इज व्हाट isn't समथिंग 1/n⁵ summation. So this quantity is what, this quantity is equal to this quantity and is running from 1 to infinite, anything you can take। तो इसको आप इसके बराबर लिख सकते हो। अब यहाँ पे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, 1/n⁴ p से कंपेयर करोगे तो p की वैल्यू आपके केस में 5 है। सिंस p इज व्हाट 5 विच इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 पे अभी आपने देखा कन्वर्जेंट होता है, अभी यहाँ पे सीख के आ रहे हैं हम लोग। तो ये क्या होगा, therefore since p is greater than 1 so therefore it is convergent। कौन convergent, दिया हुआ series, therefore the given series is convergent। so this is all about that your p series test, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक अगले टॉपिक की जिसका नाम है कंपैरिजन टेस्ट। तो लेट मी टू डिस्कस कंपैरिजन टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कंपैरिजन टेस्ट, क्या होता है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि किसको किससे कंपेयर करते हैं। तो मान लिया कि कोई यूएन साहब है इनफाइनाइट सीरीज, और कोई एक वीएन साहब है, ये भी इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है ना, पॉजिटिव टर्म्स के होंगे ये इनफाइनाइट सीरीज, ठीक। तो अब अगर ये दोनों इनफाइनाइट सीरीज हैं और इन दोनों से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं कि लिमिट ले लेते हैं इनके रेशियो का। इसका डेरिवेशन अलग से है, अभी हम लोग डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं। अगर आपसे हम कहें कि इसका जो nth टर्म है ना, nth टर्म क्या होगा un, और इसका nth टर्म क्या होगा vn, इन दोनों को आइडेंटिफाई करो और इनका रेशियो ले लो। जो भी nth टर्म वैल्यू है u का और जो भी nth टर्म वैल्यू है v का, उनका रेशियो लेके लिमिट ले लो। अगर इस लिमिट की वैल्यू जो है ना, अगर इस लिमिट की वैल्यू कोई एक फाइनाइट नंबर आ जाता है, वो फाइनाइट नंबर जो होगा ना, ये पहली बात तो ये क्या है, ये एक फाइनाइट नंबर है। क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट नंबर है। और दूसरी चीज क्या है
ये नॉन जीरो है, याद रखना। इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। मतलब जीरो छोड़ के कोई भी नंबर, जीरो अगर आता है तो वहां पे हम लोग को फिर से रीथिंक करना पड़ता है कैसे होगा क्या होगा, वो जब सिचुएशन हम लोग फेस करेंगे तब देखेंगे, लेकिन आज के हालात में एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, बस इतना समझो। अगर ऐसा होता है तो ये क्या कहते हैं जनाब, ये कहते हैं कि दोनों जो सीरीज होंगे, यानी कि दोनों सीरीज कौन होंगे, यूएन और वीएन। तो ये कहते हैं कि समेशन यूएन एंड समेशन वीएन, ये दोनों के दोनों सीरीज जो होंगे ना, ये क्या करेंगे, या तो कन्वर्ज करेंगे, इधर कन्वर्ज और डाइवर्ज, बट बोथ साइमल्टेनियसली, बोथ साइमल्टेनियसली। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर ऐसा होता है, इफ यूएन समेशन यूएन एंड समेशन वीएन, this and this be two positive term series such that what you are getting on taking the limit over the ratio of un and vn, suppose you are getting a non-zero finite term k, finite number, then both the series means un and vn, both this series will be what, इधर कन्वर्ज और डाइवर्ज। अगर यूएन कन्वर्ज करेगा वीएन भी कन्वर्ज करेगा, अगर यूएन डाइवर्ज करेगा तो वीएन भी डाइवर्ज करेगा साइमल्टेनियसली। मतलब दोनों एक साथ करेंगे, अगर एक डाइवर्ज कर रहा है दूसरा भी डाइवर्ज करेगा, एक कन्वर्ज कर रहा है दूसरा भी कन्वर्ज करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक के विषय में पता चल जाए तो दूसरा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों जुड़वा भाई हैं और दूसरा भी उस तरह की हरकत करेगा, ठीक है ना। दूसरा भी वैसे ही हरकत करेगा। आपने मूवी देखा होगा, सलमान खान की एक मूवी थी, सलमान खान जिसमें जुड़वा भाई था और एक जो हरकत करता था दूसरा भी वही हरकत करता था। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे आ रही है। मतलब अगर आप कहते हो कि वीपी वीएन मान लीजिए, वीएन जो है, सॉरी वीएन जो है, अगर वो एक्सपेंड करेगा, डाइवर्ज करेगा, तो ऑटोमेटिकली यूएन जो इनके ऊपर है ना, यूएन, वो साहब भी क्या करेंगे, वो भी डाइवर्ज करेंगे ऐसे, ठीक है ना। और अगर वीएन जो है ना वो कन्वर्ज करना शुरू किया तो यूएन साहब जो है ना इसके अंदर, वो भी क्या करेंगे, वो भी कन्वर्ज करना शुरू कर देंगे। तो एग्जैक्टली यही पॉइंट यहाँ पे कहना चाह रहा था कि अगर एक की हरकत जो होगी दूसरे की भी हरकत उससे प्रभावित होगी, बस इतनी बात समझो, ये दोनों ऐसे दोस्त हैं। तो ये कंपेरिजन टेस्ट है। ये ध्यान रखना कि इनकी वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, अगर जीरो आ जाती है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो जीरो नहीं, नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए फाइनाइट नंबर में, अगर इनका रेशियो लेते हो तो, ठीक है ना। और फिर हम लोग देखते हैं कि वीएन कैसा बिहेव कर रहा है, उसके आधार पे यूएन को प्रेडिक्ट करते हैं, वीएन को देख के यूएन को प्रेडिक्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हमेशा ही हमारे लिए मददगार साबित होती आई है, तो उम्मीद है कि यहाँ पे भी वो हमें हेल्प ही करेगी। एग्जाम्पल ये है कि हमें नेचर को डिस्कस करना है किसी भी सीरीज का, और वो सीरीज कुछ भी हो सकता है। हमने ले लिया 2/1, 3/8 ले लीजिए, 4/27 हो सके तो लिख लो, और अगर कुछ लिखना चाहते हो तो 5/60 तो लिख लो। ये एक सीरीज है, समझो इस चीज को। अब इस सीरीज को अगर हम कहें आपसे, क्योंकि बिना यूएन के तो काम चलेगा नहीं, यूएन बहुत जरूरी है ना टर्म वैल्यू। अगर आप गेस करो तो न्यूमरेटर को देखोगे तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है ना। जब पहला टर्म था n=1, फर्स्ट टर्म था तो ये 2 टाइम्स था, या यू कह लीजिए आप कि अगर ये आपका यहाँ पे n=1 था तो ये 2 हो जाता था, n=1 पे 2 था, और n=2 यानी सेकेंड टर्म जब है तो +1 हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, 3 है तो +1 हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, तो n होगा तो +1 हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और डिनोमिनेटर में देखोगे तो डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है, ये जो क्वांटिटी है यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, बट यहाँ से देखोगे तो 2 का क्यू मिल रहा है, यानी ये 1 का क्यू है, ये क्या है 3 का क्यू है, ये क्या है 4 का क्यू है। तो अगर हम बात करें कि भाई सातवां टर्म कैसा होगा, सेवेंथ टर्म कैसा होगा, तो 7 होगा। nth टर्म कैसा होगा तो आप सीधे बताओगे एन क्यू होगा। तो हमें कुल मिला के यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से हमें un की वैल्यू मिल गई कि ऐसा un है। un क्या है, n+1
अपॉन एन क्यू है यूएन, करेक्ट। तो क्वेश्चन में ये दिया नहीं था बट हम लोग ने गेस कर लिया। अब देखो वीएन कहीं नहीं दिया होता है, वीएन क्या है, एक तरह का ऑक्सिलरी सीरीज है जिसको आपको निकालना पड़ेगा यूएन में से ही। हम लोग ने बात किया था ना यूएन और वीएन, तो वीएन कहीं पे होता नहीं है, वीएन को आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अब वीएन कैसे ढूंढोगे ये तरीका हम बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। वीएन कैसे ढूंढते हैं, वीएन हम लोग देखते हैं कि ऊपर का हाईएस्ट पावर क्या है एन का, जो भी एन का हाईएस्ट टर्म होगा ना पावर वाला उसको बाहर ले लो, तो एन खुद ही है, देखो एन पावर 1 था यहाँ पे पहले वाले में और दूसरे वाले में एन पावर 0, तो जो हाईएस्ट टर्म पावर वाला टर्म है इनका वो है एन इटसेल्फ। और डिनोमिनेटर में अगर देखोगे तो यहाँ पे एन क्यू है, तो एन क्यू अपने आप में एक ही टर्म है, एन क्यू को ले लो। तो अगर कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 1/n²। यही 1/n² जो है ना, इसको हम लोग सीधे लिख लेंगे कि लेट वी एन इजकल टू 1/n²। तो ये कोई जादू नहीं था, ये कोई रटने की बात नहीं है, ये हम लोग एग्जाम्पल में चूंकि ये नहीं दिखाते हैं सीधे लिख लेते हैं कि लेट वी एन इजकल टू 1/n²। बच्चों को समझ में नहीं आता कहाँ से आया, लेकिन अब आपको पता चल गया कि न्यूमरेटर में से जो हाईएस्ट पावर ऑफ एन वाला टर्म है उसको कॉमन ले लिया तो एन आ गया, और डिनोमिनेटर में से जितने भी टर्म्स हैं, एक ही टर्म था यहाँ पे तो उसमें से जो हाईएस्ट पावर था उसको ले लिया, और इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आता है ना वही आपका वीएन होता है। तो वीएन क्वेश्चन में होता नहीं है, वीएन आपको ढूंढना पड़ता है। तो वीएन मिल गया। अब आपको क्या करना है, पोस्टुलेट के अनुसार आपको रेशियो निकालना है यूएन ओवर वीएन। तो यूएन ओवर वीएन निकाल लेते हैं हम लोग, यूएन ओवर वीएन। तो यूएन कितना था, यूएन है आपका n+1 और अपॉन एन क्यू था, और वीएन कितना है आपका, वीएन है 1/n² है। इसको सिंप्लीफाई करो, ऊपर से अगर n कॉमन ले लोगे तो ऊपर भी 1/n² होगा, इसी से तो आया था 1+1/n। न्यूमरेटर में से n कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में से n क्यू कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये हम लोग के पास था न्यूमरेटर, इसकी वैल्यू, ये कैसे हम दिखाएं यहाँ पे, इसकी वैल्यू जो थी वो ये आ गई। अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी 1/n² है, तो 1/n² को 1/n² कैंसिल कर देगा। बचा क्या आपके पास, यूएन ओवर वीएन की वैल्यू जो है वो बची आपके पास 1+1/n। ठीक है जी, 1+1/n बचा। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे, अब आपको लिमिट लेने की जरूरत है। अब आपको क्या जरूरत है, लिमिट लेने की। तो लिमिट को ले लेते हैं, पहले तो रेशियो निकाला, वीएन को ढूंढा, रेशियो निकाला, और इस पे लिमिट ले लेते हैं। और मेरे को देखना है क्या फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है। अगर लिमिट रखोगे तो ये साहब क्या हो जाएंगे, ये तो जीरो हो गए, बचा 1। और 1 क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है और फाइनाइट भी है। तो यानी कि हमें क्या मिल रहा है कि अगर ये नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ जाती है ना, किसकी, के की, देखो कहीं पे लिखा होगा, इस के की नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू अगर आ जाती है, वो आ भी रही है, तो अब हम लोग देख लेंगे कि वीएन का नेचर क्या है। दोनों दोस्त, पहले तो ये देख लिया दोनों में दोस्ती है कि नहीं यूएन वीएन में। अब वीएन का नेचर देखेंगे, जो वीएन का नेचर होगा वही यूएन का नेचर होगा। तो वीएन है क्या, हियर Vn is what? Now we can apply the comparison test. तो आप लिख सकते हो बाई कंपेरिजन टेस्ट, क्योंकि अब कंपेरिजन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आ गया, तो अब कंपेरिजन टेस्ट कर सकते हैं। देयरफॉर बाई कंपेरिजन टेस्ट समेशन Vn, लेट मी टू राइट हियर समेशन Vn, और ये था क्या समेशन Vn, अगर आप देख पा रहे हो तो Vn की वैल्यू ये थी, ये थी, तो समेशन Vn क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन 1/n², यही तो था, Vn की वैल्यू 1/n², ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा है, हियर P इज इक्वल टू 2, ये पावर क्या है, पावर P से अगर कंपेयर करो P इज इक्वल टू 2, और वो है क्या, ग्रेटर देन 1 है। तो P की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होती है, वापस आते हैं कहीं ऊपर आपने जिक्र किया है, जब भी P की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो वो कन्वर्जेंट होता है। तो देयरफॉर Vn, this series is what is converging series। तो मेरे को Vn तो क्वेश्चन में था ही नहीं, मेरे क्वेश्चन में तो ये निकालना था, और ये किसकी वैल्यू थी, ये un से आपने डिनोट किया था।
तो वीएन अगर कन्वर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है? कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि भाई साहब जो वीएन होंगे ना वही यूएन होंगे। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट ही कहता है या तो दोनों कन्वर्ज करेंगे या तो दोनों डाइवर्ज करेंगे। तो इस कंपैरिजन टेस्ट से हम लिख सकते हैं हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट summation un is also कन्वर्जेंट। मेरे ख्याल से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है। सारे बच्चों को जरूर समझ में आती होगी कि ये क्या होगा, ये कन्वर्जेंट क्यों है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, और फिर उसके बाद इसको खत्म कर देते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको टेस्ट करना है, वही कन्वर्जेंस को टेस्ट करना है, और सीरीज क्या है, n इज 1 to इनफाइनाइट है, और यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, 3n स्क्वायर प्लस 4n ले लिया, अपॉन हमने ले लिया यहाँ पे 6 प्लस n पावर 5 ले लिया। ऐसा एक हमने ले लिया सीरीज जिसका nवा टर्म ये है। आप एक्सपेंड करोगे तो आपको सीरीज मिल जाएगी, बट हम लोग सीधे डायरेक्ट यहाँ पे उसका जनरलाइज फॉर्म ले लेते हैं। तो यूएन है क्या? अगर आप सोल्यूशन की बात करो तो यूएन हम लोग को जो दिख पा रहा है 3n स्क्वायर प्लस 4 रेज पावर, दिस इज 4n अपॉन 6 प्लस n रेज पावर 5, ये दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसमें से हमने क्या कहा था कि न्यूमरेटर में से जो हाईएस्ट पावर आप ले सकते हो, तो न्यूमरेटर में दो ही टर्म है, हाईएस्ट पावर ऑफ n क्या है, n स्क्वायर। अगर आप ले लोगे तो ऊपर बचेगा क्या, 3 प्लस 4/n बचेगा, और डिनोमिनेटर में आपका हाईएस्ट टर्म क्या है, n पावर 5 ले लो आप। तो आपको क्या बच रहा है, 6 अपॉन n रेज पावर 5 प्लस 1 बच रहा है, ये बच रहा है, करेक्ट। इन दोनों से देखोगे तो अगर आपको हम दिखा पाए n स्क्वायर अपॉन n पावर 5, अगर केवल ये देखोगे जो आपने बाहर एक्सट्रैक्ट करके निकाला है, उन दोनों का अगर रेशियो देखोगे तो हाईएस्ट पावर वाले टर्म का, तो ये आ रहा है 1 अपॉन n क्यूब। इसी को हम लोग मान लेते हैं क्या, वीएन, जैसा कि पिछले एग्जांपल में किया था। वीएन आपको क्लियर हो गया। अब वीएन तो क्लियर हो गया, वो तो अच्छी चीज है, लेकिन पहले मेरे को ये देखना है कि हम लोग यूएन ओवर वीएन को कैसे देख रहे हैं। तो यूएन ओवर वीएन पहले देख लें, क्योंकि हम लोग कंपेरिजन टेस्ट कर रहे हैं, तो यूएन ओवर वीएन निकालेंगे। तो यूएन ओवर वीएन करोगे तो आप देखोगे, आपको आप यूएन को लिख लेना, ये क्वांटिटी लिख के अपॉन वीएन कर दो, तो देखोगे यहाँ ये अपॉन ये जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 3 प्लस 4/n, 1 अपॉन एन क्यू तो दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 6/n रेज पावर 5, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा +1, इतना मिल रहा है। अब भाई बात आती है लिमिट लेने की, तो लिमिट को भी बुला लो, n टेंडिंग टू इन्फिनिट, यही तो कंपैरिजन टेस्ट में था कि आप लिमिट भी आप लोगे। तो आप जब लिमिट लेते हो ना, तो ये क्वांटिटी कैसे हम दिखाएं, ये क्वांटिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ये क्वांटिटी भी जीरो हो जाएगी, बचेगा क्या, केवल 3। और 3 है क्या, फाइनाइट भी है, और ये क्या है, नॉन जीरो भी है। तो यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको वीएन को पहचानना था, और ये वीएन था क्या आपका, समेशन वीएन, ये था समेशन 1 अपॉन एन क्यूब था। देखो आपने वीएन क्या लिया था, ये लिखा था, हमने कहा दोनों तरफ समेशन ले लो तो ये सीरीज आ जाएगा वीएन, तो 1 अपॉन एन क्यूब। अब ये बताओ आप कि 3 क्या है, 3 इज द वैल्यू ऑफ p, और ये 3 क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ p, और ये ग्रेटर देन 1 है। यानी कि अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये सीरीज कैसा होगा, ये सीरीज होगा कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज हम तो क्या कर सकते हैं, ये इंप्लाई कर रहा है कि Vn जो है इज कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो बाय कंपैरिजन टेस्ट कहता ही था कि गुणकारी दवा हम आपको देंगे, आप थोड़ा सा मेहनत तो करना सीखो। तो ये क्या कहेगा कि समेशन यूएन जो आपका मेन क्वेश्चन था इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो यही हमें यूएन के विषय में बताना था, वो हमने बता दिया, कन्वर्जेंट। तो आज बस इतना ही करते हैं, यहीं पे हम लोग अपने खेल को आज द एंड करते हैं, और फिर अगले क्लास में मिलेंगे। अच्छे से पढ़ो आप,